सो इस क्वेश्चन में हमें कुछ चीज़ें कैलकुलेट करना है, तो मैं भी आपको बता रहा हूँ। सो ये एक सर्किट दिया हुआ है हमें। इस सर्किट में इधर 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है। सो हमें क्या निकालना है, स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0, फाइंड करंट इन रेजिस्टेंस जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद निकालना है, ठीक है। सो अब आप दो चीज़ें पूछी जाती है सर्किट में, इस स्विच को बंद करने के तुरंत बाद क्या होगा यहाँ पर, और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, तुरंत बाद इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, और लॉन्ग टाइम का मतलब है जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया। सिर्फ दो सिचुएशन पर हमसे सवाल पूछे जाते हैं, या तो स्विच बंद करने के तुरंत बाद जब कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं पहुंचेगा, और या तो काफ़ी लंबे टाइम बाद जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ क्या लिखा कि जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, जब स्विच बंद करेंगे तो इस कैपेसिटर में तो कोई चार्ज था नहीं, तो इसका पोटेंशियल भी 0 है। तो मैं इस कैपेसिटर को रिप्लेस कर दूंगा एक वायर से, तो ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ जो कैपेसिटर लिखा है इसको हटा दूंगा और इस कैपेसिटर की जगह पर यहाँ पर क्या लगा दूंगा, एक वायर लगा दूंगा। क्यों वायर लगा दिया, क्योंकि कनेक्टिंग वायर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 0। कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं आए तो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। अब मैं सर्किट अपना रीड्रॉ करूँगा। 10 वोल्ट की बैटरी थी, 10 वोल्ट की बैटरी बना दिया। 2 ओम रेजिस्टेंस है तो 2 ओम रेजिस्टेंस लगा दिया। यहाँ 2 ओम है तो यहाँ पर भी 2 ओम कर दिया। ये 2 ओम है, ये 2 ओम कर दिया। और ये जो कैपेसिटर लगा था उस कैपेसिटर को मैंने एक वायर से हटा दिया। अब देखिए ये तो दोनों पैरेलल में हैं, सो और दोनों की वैल्यू बराबर है, दोनों में करंट सेम जाएगी। तो मैंने इसको I1 मान लिया, इसको I2, और यहाँ से जाने वाली करंट को I मान लिया। अब मैं इस पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ। तो ये दोनों पैरेलल में हैं, पैरेलल में और फिर इसके साथ सीरीज में है। तो पैरेलल का फार्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट बाई सम। तो 2 × 2 डिवाइड बाई 2 + 2, और ये इसके साथ सीरीज में होगा तो +2। तो आंसर कितना हो गया, 3 ओम। और तो मैंने 3 ओम यहाँ पर बना दिया। अब इसके बाद I की वैल्यू लिख लूँगा, I = B/R इक्विवेलेंट, तो 10/3 एम्पियर। सो यहाँ से जो करंट गई, ये जो यहाँ से करंट गई है वो 10 एम्पियर की, लेकिन जहाँ जाएगी तो आधी इधर आ जाएगी और आधी इधर आ जाएगी। सो I1 = I2 = I/2, I 10/3 है, तो आंसर कितना आ गया, 5/3। सो तुरंत बाद तो 5/3 होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड करंट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। आफ्टर लॉन्ग टाइम का मतलब है जब कैपेसिटर पूरी तरीके से क्या हो गया है, चार्ज हो गया है। तो जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा तो इधर प्लस और इधर माइनस मान लिया, करंट की वैल्यू हो जाएगी 0। जब करंट नहीं गई इसका मतलब ये ओपन सर्किट है। भाई यदि आप कहीं पर बांध रखे हैं सर्किट और सर्किट के उस पार्ट में करंट नहीं जा रही, इसका मतलब सर्किट कहीं पर ब्रोकन है। ये तो हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो हम इसको ओपन सर्किट, तो सो आवर कैपेसिटर विल बी रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट, एंड जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड आवर कैपेसिटर विल बी रिप्लेस्ड बाय ए शॉर्ट सर्किट। तो ये तो आपको वायर से रिप्लेस करना है, यह तो कैपेसिटर को ओपन कर देना है, ये अपने को सीखना होगा। फिर से मैं सर्किट ड्रॉ करूँगा। 10 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर को ओपन से कर दिया, ओपन है। अब जब ओपन है तो इसमें तो कोई करंट जाएगी नहीं। फिर मैंने माना भाई है, इधर I1 मान लिया, इधर I1 मान लिया, इधर I2 मान लिया। सो I2 विल भी 0, तो 0 कर दिया, इसमें कोई करंट गई नहीं। अब ये तो यहीं से करंट गई और यहाँ आ जाएगी। तो ये दोनों किस में है, ये और ये सीरीज में है। तो सीरीज में तो 2 + 2 कितना हुआ, 4, और I और I1 दोनों बराबर होंगे। तो मैंने क्या लिखा, I = I1 एंड दिस इज़ B/R, एंड R है 4, तो 10/4 5/2 एम्पियर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आ गया। नेक्स्ट अपने को निकालना है, फाइंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। सो लॉन्ग टाइम के बाद मैंने क्या देखा था कि ये तो कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, ओपन सर्किट की तरह काम कर। अब चार्ज निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो निकालना पड़ेगा। सो मैंने कैपेसिटर को यहाँ बनाया, इधर प्लस लिख दिया और इधर माइनस लिख दिया। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये निगेटिव टर्मिनल है और इधर पॉजिटिव है। लेकिन ये कैपेसिटर पूरा चार्ज हो रखा है, जब पूरा चार्ज हो गया तो करंट को अलाउ नहीं करेगा। सो ये वाली I2 की वैल्यू क्या है, 0। सो अब मैं इस पर चार्ज तो तभी निकाल सकता हूँ ना जब मुझको यहाँ पर पोटेंशियल पता होगा। फार्मूला क्या लगाना चाहूँगा, Q = BC, C × B इसके लगाना चाहूँगा। तो यहाँ प्लस है और यहाँ पर क्या है, ये माइनस है, हमने ये देख लिया। अब यहाँ पर पोटेंशियल निकालने के लिए देखिए, ये यहाँ से कनेक्ट कर दिया और यहाँ से कनेक्ट कर दिया। I2 है 0। सो ये जो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो कैपेसिटर के बीच में। क्यों, A से B का पोटेंशियल डिफरेंस, B से कैपेसिटर की ये प्लेट जुड़ी है और A से ये जुड़ी तो है लेकिन बीच में रेजिस्टेंस है। तो A और इस प्लेट का पोटेंशियल सेम नहीं होता यदि यहाँ करंट जा रही होती, लेकिन चूंकि यहाँ करंट नहीं जा रही है इसलिए इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा नहीं। तो जो A पॉइंट का पोटेंशियल है वही कैपेसिटर के प्लेट का होगा। तो मेरे को इस कैपेसिटर के प्लेट का पोटेंशियल निकालना है।
तो मैं यहाँ से ए और बी के बीच का निकालूंगा, तो बी सी इज इक्वल टू बी ए वी, और फिर मैं यहाँ लगाऊंगा आई आर, तो आई वन आर लगा दिया, बी सी मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, आई वन की वैल्यू मैंने पीछे अभी लगा के बताया है आपको 5/2, तो ये 5/2 है और आर की वैल्यू 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया 5 वोल्ट, मतलब जो मेरा कैपेसिटर है उसमें कितना वोल्टेज आ गया, 5 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया है। अब Q इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है सी बी, तो Q और C की वैल्यू है मेरे पास 2, B 5, तो आ गया 10 माइक्रोकूलम। इस तरीके से यदि हमारे पास कोई रेजिस्टिव सर्किट दिया हुआ है, RC सर्किट, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं अपने एग्जाम में भी, जेई मेन में भी, जेई एडवांस में भी, और इससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आया। सो मैं जिस तरह का इलस्ट्रेशन आपको क्लास में करा रहा हूँ ना, अपने को केवल वही इलस्ट्रेशन अभी प्रैक्टिस करना है। जब हमें कमांड हो जाएगा और हमें लगेगा फ्यूचर में कि आपको इसकी ज़रूरत है, तो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दूंगा, अदरवाइज़ अपने को करने की ज़रूरत नहीं है। सो हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर स्विच है, ये एक बैटरी है 10 वोल्ट की, यहाँ मैंने 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा, यहाँ 3 और ये कैपेसिटर। सो क्वेश्चन ये है कि स्विच इज क्लोज्ड एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक ही क्वेश्चन करेंगे, फाइंड करंट इन registers just after switch is closed। ठीक है, बहुत आसान है। सो जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड का मतलब t इज इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, तो ये मेरा कैपेसिटर है, इसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, एक वायर से, ये मतलब हुआ। और सर्किट फिर से ड्रा करूँगा। सो एक वायर से रिप्लेस करना है, सो ये ऐसे एक वायर से रिप्लेस कर दिया मैंने। सो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर था, ये वायर से रिप्लेस हो गया, और फिर मैंने यहाँ एक रेजिस्टेंस बनाया जो था। इसके बाद मेरे पास एक बैटरी है, और ये स्विच तो मैंने बंद कर ही दिया है, ये आ गया। सो ये 10 वोल्ट है, दिस इज़ 2 ओम एंड दिस इज़ 3 ओम, ऐसे बता सकते हैं। सो यहाँ से करंट गई आई, सब जगह सर्किट बंद आई है, I1 और ये I2, ये हमारे पास 2 पैरेलल पाथ हो गए। अब आप देखिए, ये और ये दोनों पैरेलल हैं और इनके इधर बैटरी कनेक्टेड है। सो बहुत आसान सा है, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस भी 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसके क्रॉस भी क्यों, क्योंकि सभी ये जैसे बैटरी यहाँ से जुड़ी है, तो ये सभी का इधर का पॉइंट कॉमन है और इधर का पॉइंट कॉमन है। सो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। I1 कितना आ जाएगा, 10/2 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। I2 कितना आ जाएगा, 10/3 एम्पियर। सो I की वैल्यू आप लिख लेंगे, I विल बी इज इक्वल टू I1 प्लस I2। सो I1 इज़ 5 प्लस 10/3, सो इट इज़ 25/3 एम्पियर। से 25/3 एम्पियर हमारा करंट आ गई। ठीक है, तो एकदम आसानी से आ सकता है। सो अब देखिए, टेक होम लेसन यही है केवल कि स्विच बंद करने के तुरंत बाद, चूँकि इस पर शुरू में कोई चार्ज नहीं था, जिसको चार्जिंग में लगेगा टाइम, कितना टाइम लगेगा ये सब मैं बता रखा हूँ आपको, कि जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उसके 1 टाइम कांस्टेंट में वो 63% चार्ज हो जाता है। सो टाइम तो लगेगा। अब वो टाइम नैनो सेकंड में हो सकता है, माइक्रो सेकंड में हो सकता है, मिली सेकंड में हो सकता है, बट टाइम तो लगेगा। स्विच बंद करने के तुरंत बाद तो ये चार्ज पहुँचेगा नहीं यहाँ। सो ये इस पर कोई चार्ज रहा नहीं, चार्ज नहीं रहा तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं हुआ, इसलिए मैं इस कैपेसिटर को एक वायर से रिप्लेस कर दिया, बस हो गया। अब नेक्स्ट मुझे इसमें दूसरा क्वेश्चन करना है, फाइंड करंट
आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, फाइंड करंट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम का मतलब है कि t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा, ये फुली चार्ज हो गया, मान लो पोटेंशियल Vc आ गया तो करंट को अलाउ नहीं करेगा, देन कैपेसिटर विल बी रिप्लेस्ड बाय ओपन वायर। तो मैं इसको इस ओपन वायर से रिप्लेस कर दूँ। अब मैं दोबारा अपने सर्किट को बनाऊंगा लेकिन इसको यहाँ ओपन कर देना है। सो कैसे बना सकते हैं हम, यहाँ 3 ओम का रेजिस्टेंस था और यहाँ ऐसे कर लिया कि इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये एक बैटरी और ये क्लोज कर दिया। से 10 वोल्ट, दिस इज़ 2 ओम, दिस इज़ 3 ओम। सो मैंने माना कि यहाँ से करंट गई I, इधर की तरफ करंट I1, इधर की तरफ करंट I2, ये मान लिया। सो ये तो सर्किट ओपन है तो इसमें तो कोई करंट जाएगी नहीं। सो I2 तो सीधे सीधे क्या हो गया, 0 हो गया। इसे लिखते हैं जैसे अपने को पता रहे कि हाँ हम इस ब्रांच में करंट जा रही कि नहीं जा रही, तो I2 लिख लिया, फिर उसको 0 कर दिया। यहाँ I1, यहाँ से करंट गई और यहीं से लौट करके वापस आ जाएगी, तो ये करंट I हो गई। सो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, I विल बी इज इक्वल टू I1, और ये कितना है रेजिस्टेंस 2 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10। सो ये 10/2 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो इस तरीके से हम इसे बता सकते हैं। अब इसी में थर्ड क्वेश्चन और है, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। फाइंड चार्ज ऑन ए कैपेसिटर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। सो लॉन्ग टाइम के बाद कितना चार्ज आएगा। देखिए तो एक कैपेसिटर है यहाँ पर, यहाँ जो भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो हम दोबारा डायग्राम नहीं बना रहे हैं, ये हमारा कैपेसिटर था, है ना, यहाँ पर कैपेसिटर, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और होगा कितना, इसमें तो कोई करंट है नहीं, ये यहाँ से पॉइंट जुड़ा हुआ है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में है वही इसके बीच में है और वही कैपेसिटर के बीच में आएगा। मतलब Vc जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, समझो यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, ये इसकी ब्रांच पैरेलल है इसके, तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है, मतलब Vc यहीं से तो जुड़ा हुआ है, ये इसका एक पोर्शन यहाँ से और एक पोर्शन यहाँ से, तो यहाँ जो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मैं Vc मान लेता हूँ, यहाँ कैपेसिटर था, पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा। ओपन वायर होने का मतलब ये नहीं कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, करंट नहीं जाएगी क्योंकि ओपन है, उसके पास कोई क्लोज पाथ नहीं है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस Vc है। सो ये एक पोर्शन यहाँ बैटरी के प्लस से जुड़ा, दूसरा वाला यहाँ माइनस से जुड़ा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस ये है वही यहाँ है। सो Vc इज इक्वल टू 10। अब चार्ज किसकी इक्वल होगा, Q इज इक्वल टू C इंटू Vc। सो C कैपेसिटेंस आप देखिए कितना था हमारे पास, 2 माइक्रोफैरड। सो ये 2 और जो Vc की वैल्यू है वो है हमारे पास कितनी, 10। सो जो चार्ज है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 20 माइक्रोकूलम। सो चार्ज इन द कैपेसिटर इज़ 20 माइक्रोकूलम। तो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। सो ऐसे आ जाएगा ये। सो आगे मैं कई सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ जहाँ हम कैपेसिटर पर चार्ज निकालेंगे। तो फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर। कभी कभी केवल क्वेश्चन आपको इतना लिखा हुआ मिल जाएगा। फर्स्ट है कि मेरे पास ये एक कैपेसिटर है, यहाँ पर वैसे ले रहे हैं और कोई स्विच नहीं दिया रहता है कुछ भी, ये ऐसे बता रखा है। दिस इज़ 2 वोल्ट, ये 10 ओम, 20 ओम एंड दिस इज 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, सो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन में है कि फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर। कहीं कोई स्विच नहीं है, इसका मतलब सर्किट बंद है पहले से। सो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, सो है ना। तो अब आपको ये देखना है कि सर्किट में कोई स्विच नहीं है, तो देयर इज़ नो स्विच।
पहली कंडीशन। नथिंग इज़ गिवन, ये नहीं लिखते, नो स्विच, स्विच नहीं है, और ये बता भी ना कब निकालना है। सो हमें निकालना है स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट मतलब कि जब हमारा कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया, ये आप बात ध्यान रखेंगे लगाते समय। सो अब देखिए यहाँ से करंट आई चली, यही करंट इधर आ जाएगी, आई सीधे करंट आई इधर ही आ जाएगी, क्योंकि ये तो चार्ज हो गया, उधर तो चार्ज है तो जाएगी नहीं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में है वही कैपेसिटर के लिए होगा। तो मैं इन दोनों पॉइंट को ये भी लिख देता हूँ। तो सबसे पहले करंट निकालूंगा आई, तो आई किसकी इक्वल हो जाएगी, टोटल पोटेंशियल कितना है 10, नहीं 10 नहीं, इट इज़ 2। सो टोटल पोटेंशियल इज़ 2, ये लगाया है, और ये 10 + 20 30, सो इट इज़ 30, 2/30, सो इट इज़ 1/15 एम्पियर। अब कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ए और बी के पॉइंट के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, बिकॉज दिस इज़ कनेक्टेड टू ए एंड दिस इज़ कनेक्टेड टू बी। सो वी ए बी, और वी ए बी किसके इक्वल होगा, आई आर के। तो आई इंटू आर, जो भी उसका R1 मान लिया जाए। सो आई है हमारे पास 1/15 और R1 है 10, सो 5 से कट जाएगा, इट इज़ 2/3 वोल्ट। अब चार्ज किसके इक्वल हो, Q = CB, तो C है 6 और यहाँ 2/3, सो जो चार्ज आ जाएगा वो 4 माइक्रो कूलम आ जाएगा। सो अंडर स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी 4 माइक्रो कूलम। तो 4 माइक्रो कूलम का आप क्या कर सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं, इसमें एकदम आसानी से आ गया। सो ऐसे हम इजीली क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। और आगे देख लेते हैं। वही सेम क्वेश्चन है। अब हमारे पास यहाँ एक बैटरी है, मैंने यहाँ बैटरी लगा दिया, इधर की तरफ 12 वोल्ट का रजिस्टर है, ये 15 है, और यहाँ से ये कनेक्ट कर दिया। सो ये 15 ओम, दिस इज़ 12 ओम एंड दिस इज़ 54 वोल्ट। इधर की तरफ जा रहे हैं, से एक कैपेसिटर है, और आगे यहाँ पर 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 का कैपेसिटर, ये बताना है। सो आप देखिए इजीली बताया जा सकता है। सो ये भी कहाँ पर लगाना पड़ेगा, स्टेडी स्टेट में। क्यों स्टेडी स्टेट में लगाना पड़ेगा, कोई स्विच है नहीं कि बोले कि स्विच बंद करने के तुरंत बाद कुछ, बैटरी जुड़ी हुई है, सब कनेक्टेड है, तो करंट तो फ्लो करेगी, यहाँ से रास्ता है। लेकिन जब हमारा कैपेसिटर पूरा चार्ज होता है तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर जुड़ा होता है उस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाती है, क्योंकि पूरा चार्ज हो चुका होता है। अब वो करंट को अलाउ करेगा नहीं। आई, तो इधर की तरफ मैं कितना मानूंगा, I1, इधर की तरफ मानूंगा I2, ऐसे मान लिया। सो I2 की वैल्यू तो पहली बात 0 है, तो मैंने इसे 0 लिख दिया। I और I1 दोनों सेम होंगे, यहाँ से जो करंट ऐसे गई, जब जाएंगी ऐसे इस लूप में, तो 12 + 15 27। सो I की वैल्यू आ जाएगी 50 B/R, तो 54/27। तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, 2 एम्पियर के इक्वल आ गया। अब इसके बाद आपको कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो ये पॉइंट A मान लूँ और B मान लूँ, और इसका कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस BC। सो BC विल बी = BAB। अब A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, I1 इंटू कोई R मान लिया, ये इसको R2 मान लेता हूँ। सो I1 इज़ 2 एंड दिस रेजिस्टेंस इज़ 15, सो 30 वोल्ट। सो कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 30 वोल्ट होगा। तो Q = C इंटू BC, तो C कितना है 2 इंटू 30, सो Q आ जाएगा किसके इक्वल, 60 माइक्रो कूलम के इक्वल हो जाएगा। सो Q = 60 माइक्रो कूलम। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। ऐसे कई तरह के क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं चार्ज निकालने के लिए। सो मैंने आपको ये चार्ज निकलवा दिया। कोई भी सर्किट है उसमें हमने कैपेसिटर को अटैच कर दिया, और कैपेसिटर को अटैच करने के बाद ये तो स्विच लगी रहेगी, ये तो स्विच नहीं लगी रहेगी। स्विच नहीं लगी हुई है तो हम उसको इनफाइनाइट टाइम के लिए ही हमेशा देखेंगे। तो ऐसे बताया जा सकता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर हम एक ये हो गया,
और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा देता हूँ। ये कैपेसिटर कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, एक कैपेसिटर यहाँ कनेक्ट कर दिया और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया ऐसे। इसके बाद यहाँ से ज्वाइन करके हमने ये बैटरी लगा दिया। सो दिस इज़ योर बैटरी, ऐसे बता दिया। अब इनमें कुछ वैल्यू रख देते हैं। ये 2 कैपेसिटर है, एक बैटरी है। सो ये 26 वोल्ट की बैटरी मान लेता हूँ। 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर मान लिया, 4 ओम का रेजिस्टेंस मान लिया, और ये 10 माइक्रोफैरड का मान लेता हूँ, और इधर की तरफ ये 8 ओम है, और ये जो है ये 1 ओम है। इसमें चार्ज निकालना है, ठीक है। ये कैपेसिटर का नाम C1 कर देता हूँ, इसका C2, क्योंकि चार्ज निकालना है दोनों में तो हमें नेमिंग करना पड़ेगा उसकी। अब आप जो है यहाँ से आराम से बता सकते हैं। सो क्या बताया है कि स्टेडी स्टेट में जिस ब्रांच में कैपेसिटर होगा उसमें कोई करंट तो नहीं जाएगी। सो ये वाला जो ब्रांच है इसमें करंट की वैल्यू 0 है। सो ये ब्रांच में करंट नहीं गई है ना, इस ब्रांच को काट दिया, यहाँ करंट नहीं गई है ना। करंट नहीं जाना एक अलग बात है, पोटेंशियल डिफरेंस का होना एक दूसरी बात है। यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है तो इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगी। स्टेडी स्टेट है, स्विच है नहीं कहीं पर, आपने बैटरी कनेक्ट कर रखा है। अब आप देखिए यहाँ से करंट चली, मान लेते हैं आई, यहाँ पहुँच गई, यहाँ तो करंट गई नहीं तो इधर ही की तरफ आई आ जाएगी। यहाँ पहुँचे आप, इधर करंट जा नहीं सकती, कैपेसिटर लगा है, फुल चार्ज है, तो इधर आई आ गई, और यहाँ इसमें भी करंट आई और बाहर करंट आई। सो हर एक एलिमेंट में करंट कितनी है, आई गई है। इसका मतलब वो किस में है, सीरीज में है। सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे आप, कितना 8 + 1 + 4। सो आप यहाँ पर 8 + 1 + 4, तो कितना हो गया 13 ओम हो गया। अब आई की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, V/R इक्विवेलेंट पूरा जो है। सो 26/13 इट इज़ 2 एम्पियर। सो 2 एम्पियर की करंट आ गई आई। अब देखिए मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तभी तो मैं निकालूंगा। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका यदि V1 मानूंगा तो ये किसके किसके बीच में जुड़ा है, इन दोनों के बीच में जुड़ा है। सो अब इसका कुछ नेमिंग कर देता हूँ मैं। मान लेता हूँ कि इसका नेमिंग A कर दिया, इसको B नाम दे देता हूँ, इस वाले का नाम C दे देता हूँ। ये जो कैपेसिटर है इसके क्रॉस पोटेंशियल B1 और ये जो कैपेसिटर है इसके क्रॉस पोटेंशियल B2 कर दिया। अब आप देखिए ये जो B1 है वो किसके किसके बीच में जुड़ा है, A और B, और यहाँ A और B के बीच में ये दोनों जुड़े हुए हैं। सो जो कैपेसिटर का पोटेंशियल है BC1, उसका या B1 आप लिख सकते हैं, उसको BC1 लिख दिया मैंने, या आप चाहें तो B1 लिख सकते हैं। BC1 वो BAB के इक्वल होगा, और VAB होगा कितना यहाँ से यहाँ तक IR। सो I लिखूँगा मैं यहाँ, I और R कितना है 8 + 1। सो BC1 I is 2 × 9, सो ये कितना हो गया 18 वोल्ट हो गया। सो Q1 is equal to C1 and BC1, so C1 is 5 and it is 18। सो जो पहले वाले पे चार्ज है इस पे Q1 C1 पर ये आ जाएगा 90 माइक्रो कूलम। तो आप देखिए बहुत आसानी से आ गया। इसके बाद आप लिखेंगे फॉर कैपेसिटर C2, तो C2 कैपेसिटर के लिए लिखना है। सो आप इसका वोल्टेज लिखेंगे BC2, ये इसके बीच में जुड़ा है ना, यहाँ से ये। सो ये एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो ये यहाँ ये वाला पोर्शन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे। इसका मैंने कोई नाम नहीं दिया है तो ABC, इसको D दे देता हूँ। सो यहाँ से कहाँ तक आएगा, ये वाला पॉइंट D से B के बीच के आएगा। सो ये इसके बीच में जुड़ा है तो यहाँ पर होगा, तो जो BC2 है वो BDC के बराबर होगा।
अब BC2 BDC IR के इक्वल होगा, तो R कितना है यहाँ 1 और ये 4, तो इट इज़ 1 + 4 तो 5 हो गया ये, और I है हमारे पास कितना 2, तो 2 × 5 = 10 वोल्ट। अब चार्ज Q2 C × BC2, तो C है 10 और यह है 10, सो इट इज़ 100 माइक्रो कूलाम। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई बहुत कठिन नहीं है, कॉपी में बनाइए, ध्यान से सोचिए और समझ के लगाइए, थोड़ा टाइम दीजिए, फिर 1-2 दिन बाद रिवाइज़ करिए। जितना आप उसको बार बार रिकैप करेंगे उतना आसानी से आप इसको बता सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में हम सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालना चाहते हैं। फाइंड टाइम कांस्टेंट of the given circuit। ठीक है, सो सर्किट का हमें टाइम कांस्टेंट निकालना है। ये एक बैटरी दिया है E, इधर की तरफ एक रेजिस्टेंस लगा है, ये एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटेंस, ये सर्किट है हमारे पास। एंड दिस इज़ 3R, दिस इज़ 6R, R एंड C। तो ये एक सर्किट दे दिया और इस सर्किट के पूछ रहा है कि टाइम कांस्टेंट निकालिए। ठीक है, सो टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए, जैसे बैटरी तो आइडियल बैटरी है, टाइम कांस्टेंट तो RC सर्किट का होगा, हमें टोटल R चाहिए और टोटल C चाहिए। सो कैपेसिटर से देखने पर इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है ये हमें निकालना पड़ेगा। फिर टाइम कांस्टेंट होगा R × C। सो हमें क्या करना है यहाँ पर कि कैपेसिटर के क्रॉस जो है रेजिस्टेंस निकालना है। सो इसका रूल ये होगा कि जो बैटरी होगी उसको शॉर्ट सर्किट से हटा देंगे, क्योंकि बैटरी का कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं। यदि बैटरी का रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस हटाएंगे, तो बैटरी को तो हम शॉर्ट सर्किट से हटा देंगे। ये रूल मैं आपको बता रहा हूँ। और R इक्विवेलेंट निकालेंगे एक क्रॉस कैपेसिटर और सर्किट को रीड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सो मैं सर्किट को रीड्रॉ कर लेता हूँ। 3R 6R, ये बैटरी हटाया, एक वायर लगा दिया, बैटरी यहाँ से हट गई, एक वायर लगा दिया, और यहाँ पर ये R है और कैपेसिटर हटा दिया यहाँ से। कैपेसिटर के क्रॉस निकालना है, तो A मान लिया और ये B मान लिया। सो दिस इज़ 3R 6R एंड R। सो पहले R इक्विवेलेंट निकालेंगे ना, R इक्विवेलेंट मतलब RAB, कैपेसिटर से देखने पर टोटल कितना है रेजिस्टेंस, तभी तो R × C होगा। सो कैपेसिटर को हमने अलग कर लिया और कैपेसिटर के क्रॉस मतलब एक प्लेट और एक प्लेट इन दो जो पॉइंट से जुड़ा है, तो कैपेसिटर को देखने से टोटल सर्किट का कितना रेजिस्टेंस है हमें बताना पड़ेगा, तभी हम उसका टाइम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास बैटरी लगी हुई है तो बैटरी को वायर से हटा देंगे। अब देखिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये सब निकालना मैंने आपको पहले बता रखा है। मान लो इसको मैं B1 मान लेता हूँ, इसको B2 मान लेता हूँ, तो ये भी पोटेंशियल B2 हो गया और यहाँ गए B2 हो गया, ये B1 है और ये वाला B3 मान लेता हूँ मैं। सो B3 B2 तो ये दोनों पैरेलल में हो गए और ये B1 B2 उसके साथ सीरीज में हो गया। सो ऐसे बता सकते हैं, ये सब मैंने आपको R इक्विवेलेंट निकालना बता रखा है। सो ये AB में ये दोनों इधर पैरेलल में हैं, सो इनका पहले निकाल लें पैरेलल और फिर 3 वाले के साथ सीरीज में है, तो 3 प्लस ये दोनों, ये 3 नहीं है, दैट वाज R। सो यहाँ पर ये R है और ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो प्रोडक्ट बाई सम 3R × 6R डिवाइड बाई 3R प्लस 6R। सो किसके इक्वल हो जाएगा R 18/9 2, तो 2R। सो किसके इक्वल हो गया 3R के, तो R इक्विवेलेंट 3R हो गया। सो टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट इज R × C होता है, तो R इक्विवेलेंट × C। सो टाइम कांस्टेंट आ गया हमारे पास कितना 3RC। सो इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो जब भी हमें किसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालना होगा जिसमें सिंपल एक रेजिस्टेंस एक कैपेसिटर है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लेकिन यदि हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि
एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, बैटरी भी लगी है, फिर अपने से पूछता है कि टाइम कांस्टेंट बताइए सर्किट का। तो इस सिचुएशन में करने के लिए कैपेसिटर के क्रॉस हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट कैपेसिटर के क्रॉस निकालेंगे कि कैपेसिटर को सर्किट में कितना इक्विवेलेंट दिखता है। इसके बाद फिर हम आराम से बता सकते हैं। सो एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा एक आइडिया रहे कि आप जो है टाइम कांस्टेंट वाले क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। ये भी बहुत इनफ्रिक्वेंटली पूछा गया है, कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन 10+2 के लिए होता नहीं है। सो आपको एक आइडिया होनी चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए कि कभी एग्ज़ाम में आया तो आप इसको लगा सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट द कोर। इसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, या बहुत वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन नहीं लगाना है अपने को। 12 बार हो गया, 6R हो गया, R हो गया, E और कैपेसिटेंस C। ठीक है भाई, क्या तरीका बताया है मैंने आपको कि सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। सो यू हैव टू रिप्लेस दिस बैटरी। बैटरी हटाया, यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया, ये एक रेजिस्टेंस यहाँ है, और ये कैपेसिटर के क्रॉस निकालना है, तो कैपेसिटर को हटा दिया मैंने वहाँ से, ये भी लिख दिया, बस यही है। दिस इज़ R एंड दिस इज़ 6R एंड दिस इज़ 12R। अब आप पोटेंशियल असाइन कर दो यहाँ, B1 B2, तो ये तो B2 हो गया, ये B1 है और ये बच गया अभी, सो B3। तो अब देखिए B3 B2 और यहाँ B3 B2, तो ये दोनों पैरेलल में हैं, और उसके साथ R वाले के साथ। सो R इक्विवेलेंट जो सर्किट का आएगा R प्लस ये दोनों इधर पैरेलल में हैं, सो पैरेलल में है तो कितना हो गया 6R इंटू 12R डिवाइड बाई 6R प्लस 12R। तो कितना हो गया, ये 18 हो गया, और 3 और 4, तो 4 और 1 5, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5R के इक्वल हो जाएगा। सो टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इंटू C। सो टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर आप बहुत आसानी से बता सकते हैं टाइम कांस्टेंट की वैल्यू। सो टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 5RC। ये लीजिए, एकदम आसान सा है। इक्विवेलेंट की कैलकुलेशन मैंने आपको पहले से बता रखे हैं, आप वो इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चन अपने आप एक बार लगा के देख लीजिए। सो आप जो है इजली बता पाएंगे उसको निकालने के लिए। सो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू इस तरीके से हमने निकाल लिया। एक चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन हम ज़रा और देखते हैं। सो बहुत सारे क्वेश्चन लगाने का मतलब नहीं है, इसमें जिस टाइप का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अपने से वही टाइप पूछा जाएगा, और बहुत सारा अपने को क्वेश्चन नहीं लगाना है। हम कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट तो है नहीं कि आप नेटवर्क थ्योरम लगाना चालू कर देंगे। एलिमेंट्री साइंस पढ़ रहे हैं, सो एलिमेंट्री साइंस में आपको जितना आपके सिलेबस में है उससे थोड़ा ज़्यादा मैं पढ़ा दे रहा हूँ। ये लीजिए, ये एक बन गया हमारा। सो मैं इसकी वैल्यू लिखूँगा 9R, इसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 2R, ये C है मेरे पास, ये E है, और यहाँ तो वो 18R है। ठीक है भाई, लगाना स्टार्ट कर देते हैं। सो सबसे पहले बैटरी भगा दिया जाए, बैटरी गई, यहाँ 18R है, ये 2R है, कैपेसिटर के क्रॉस निकालना है, कैपेसिटर को हटा करके 2 पॉइंट लिख दिया करो, A और B, क्योंकि इसी के क्रॉस अपने को रेजिस्टेंस देखना है। 2R और ये कितना है 18R, और इधर आगे चले गए यहाँ से हम, और ये किसके इक्वल है 9R के इक्वल है। ये लीजिए, अब इक्विवेलेंट निकालने के लिए पोटेंशियल मान लिया करो हमेशा V1 और ये B2। सो यहाँ से जुड़ा हुआ है B2, ये भी यहाँ से जुड़ा है B2, और ये बीच में बन गया B3। तो अपने B1 B2 के बीच में तो B1 B3 एक हो गया, और यहाँ से B2 B3 और B2 B3, तो B2 B3। सो यहाँ से A से B अब जब जाएंगे, सो पहले B1 और B2 के बीच में निकालना है। सो आप चाहें तो ऐसे बता सकते हैं, ये B1 और आगे गए 2R का रेजिस्टेंस। सो कहाँ पहुँचे आप B3 पर, फिर B3 से एक इधर और एक इधर B2 के बीच में है। सो B3 और B3 के बाद एक ये B2 से जुड़ा हुआ है,
और B3 के बाद एक और B2 से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। जैसे B3 बीच में आ गया और B3 B2 के बीच में 2 जुड़े हुए हैं, ये ऐसे जोड़ सकते हैं। B3 B2, ये B2 हो गया, ये पॉइंट B, और इधर कितना है 18R, और एक इसके इक्वल है 9R के, ये लो। सो आप देखिए R इक्विवेलेंट निकाला जा सकता है 2R प्लस, एक ही तरह क्वेश्चन मैंने कराया है, एक ही टाइप ही लिया है, जो टाइप अपने काम का है वो हमने ले लिया है। सो ये हो जाएगा 18R। सो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है 2R तो होगा ही होगा, ज़रा इसको देख लिया जाए, 9R इंटू 18R डिवाइड बाई ये 27R, तो R से R कट गया और ये 3 तो 6 हो गया। सो ये आ जाएगा 8R। अब देयरफॉर टाइम कांस्टेंट R इक्विवेलेंट इंटू C, तो 8RC, ये टाइम कांस्टेंट आ गया। तो इस तरीके से टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 क्वेश्चन करा दिया मैंने आपको। इक्विवेलेंट निकालना मैंने आपको पहले बता रखा है। जब भी कभी आप इक्विवेलेंट भूल जाते हैं आप अपनी नोटबुक से रिवाइज़ करिए।